क्या हाल चाल है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया? इजी है। एरिया बेस्ड मेथड के हमने क्वेश्चंस किए थे। आइए जी, अब हम करेंगे आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बचा हुआ कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और फिर आपके मैं कुछ टेस्ट के डाउट्स है वो ले लूँगा। और ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनके डाउट्स हैं आप लोगों को? मैथमेटिक्स और फाइनेंस के भी हैं, और भी आप बोल रहे थे कुछ कुछ डाउट्स हैं। पहले कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा दूं मैं आपको। क्वेश्चन 99, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस तो नहीं है, बट फॉर नॉलेज पर्पस कर लो, बाय चांस आ गया तो कर पाओ। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 99, सॉरी नॉर्मल का करते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मल में भी होगा। पॉइसन का ही कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 99 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, नॉर्मल का नहीं है। क्या है क्वेश्चन देखिए। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 अपॉन x मोर देन इक्वल्स टू 1, x मोर देन इक्वल्स टू 1। बताओ जी इसका क्या मतलब है? क्या निकाले, कैसे निकालें? ये आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 अपॉन x मोर देन इक्वल्स टू 1, और आपको गिवन है मीन कितना है 2.20, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है ये x यानी कि मीन, एंड आपको e टू द पावर माइनस 2.20 की वैल्यू भी गिवन है। कितनी है? 0.1108। बाय चांस इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है? अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ ये होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, आप कर लेते हैं, x मोर देन इक्वल्स टू 1 होता है तो भी आप कर लेते हैं, बट अगर ये दो चीज़ पूछी गई है तो उसका क्या मतलब है? तो आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है और उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a सच दैट b हैज ऑलरेडी अकर्ड, a बाय b, इस तरीके से बोलते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका a है और ये आपका नीचे वाला b है। अब अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, और नंबर लाइन क्या ही बनाए, नॉर्मल सी लाइन बनाएं जिसपे पहला नंबर 0 हो, क्योंकि आपको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x 0 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है। तो x जो है वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें a की, a तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? x क्या है? 2 या 2 से कम, ये है x लेस देन इक्वल्स टू 2। एंड अगर हम बात करें b की, तो b क्या है? x मोर देन इक्वल्स टू 1। मोर देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? 1 या 1 से ज़्यादा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई येलो हटा देता हूँ, उसको ग्रीन कर देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि रेड वाली येलो वाली लाइन a है
और ग्रीन वाली लाइन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 and 2, x इक्वल्स टू 1 and 2, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, 2, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन है। तो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? येलो और ग्रीन में क्या कॉमन है? तो आपने देखा येलो लाइन 0, 1 और 2 को टच कर रही है, ग्रीन लाइन 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी को टच कर रही है। तो कौन से ऐसे एक्स की वैल्यूज हैं जो दोनों कलर्स में आ रहे हैं, 1 and 2, ठीक है ना। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? x मोर देन इक्वल्स टू 1, x मोर देन इक्वल्स टू 1। ये आपको निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 and 2 कैसे निकालेंगे? अलग अलग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, 2 क्या होता है फॉर्मूला? e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्या कॉमन ले ले? e टू द पावर माइनस 2.20 कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2.20 टू द पावर 1 प्लस 2.20 टू द पावर क्या वैल्यू है? e टू द पावर माइनस 2.20 की वैल्यू है 0.1108, और इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? 2.2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2.2 4.62, तो आंसर आ जाएगा 0.511896। ये तो आ गया। अब ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल्स टू 1। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0, ई टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो 1 माइनस 0.1108, 1 माइनस 0.1108, 11.8892। आओ जी, आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। यह है 511,896, 511,896, और नीचे वाला है 0.8892, 0.8892। पॉइंट 57568 ऐसे कुछ आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है इसके नियरेस्ट? 0.58। समझ आया? तो जब भी क्वेश्चन आ जाए, अब सुनो, चाहे इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी p लिखा हो ब्रैकेट के अंदर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करने का तरीका यही होता है कि पहले आप देखो ये a है ये b है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? कौन सा एलिमेंट है जो a में भी आएंगे b में भी आएंगे, ठीक है ना, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तरीका यही है। अब अगर ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है तो आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। पॉइसन का होता तो पॉइसन का लगाओगे, और नॉर्मल का होगा तो नॉर्मल वाला लगाओगे, और नॉर्मल में वो जो आपका एरिया मेथड होता है ना उसका यूज़ करोगे। मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, मेरे ख्याल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा भी देता हूँ। मतलब आप करो एक बार, खुद ट्राई करो, नहीं होगा फिर मैं बताऊँगा। ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। है ये मुझे पता है क्योंकि मैंने करा है। ये रहा देखो 153। करो एक बार आप लोग ट्राई।
क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. If a random variable x follows normal distribution with mean 120 and standard deviation 40, what is the probability of x less than equals to 150 divided by probability of x more than 120? z वैल्यू जो भी आपको चाहिए होगी इस क्वेश्चन के अंदर वो आप z टेबल से देख लेना. आपको देखनी आती है अब तो. हो गया. अच्छा, साइड बाय साइड मैं भी कर रहा हूँ, आप भी अपना करते रहो. क्वेश्चन है ये 153. z वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. 0.75 आएगा. हाँ जी, z 0.75 आ रहा है. x 150 माइनस म्यू 120 यानी 30 अपॉन 40 स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है ना. 40 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है. x आपका एक जगह 150 है और एक जगह 120 है. 120 तो यही है मीन वाली लाइन और 150 एरी. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? x लेस देन इक्वल्स टू 150, x लेस देन इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय x मोर देन 120. अब अगर हम बात करें a की तो a क्या है? a क्या है? x लेस देन 150 यानी कि ये पार्ट. ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है ना. इसमें क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है. z वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन ऐसे ही होगा. तो ये हो गया आपका x और आपका सॉरी हो गया आपका a और b क्या है आपका? मोर देन 120. मोर देन 120 का क्या मतलब है? इस लाइन से इधर. तो आप मुझे बताओ बच्चों, a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b होगा ये बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया. ठीक है ना. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इस केस में. तो आपको इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, न्यूमरेटर में रखनी है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b. प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है? ग्रीन वाला पूरा एरिया. और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.5. ग्रीन वाला एरिया जो है वो मिडल लाइन से राइट का पूरा एरिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5. न्यूमरेटर में आपको सिर्फ क्या करना है? z0 टू z1.5 की वैल्यू निकाल करके लिख देनी है, आंसर आ जाएगा. खत्म. ये करना है. तो बताइए z 0.75 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देख करके बताओ क्या वैल्यू होती है? थ्री फोर. तो आपने पीछे z टेबल में देखा होगा z 0.75 के आगे लिखा होगा 0.2734. यानी इस एरिया, ये जो एरिया है कितना है? 27.34% है. यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.2734. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी था, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि ग्रीन वाला पार्ट है 0.5. तो आपका आंसर क्या आ गया? ठीक है ना. 153 का ऑप्शन गलत है, फिर इस पर रुक जाओ. 0.27 डिवाइड बाय, हाँ मेरे उसमें गलत है ऑप्शन.
अच्छा आपके में ठीक है, ओके ठीक है, समझ आ गई बात। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ए अपॉन बी वाली सिचुएशन होगी, आपको क्या करना है, आपको आइडिया लग गया होगा। आपको इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई करना क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आइडेंटिफाई करना क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये जी, अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर ये इजी है, अगर आप क्लास में ध्यान से सुनो, घर जाके एक बार रिवाइज कर लो। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको ऐसा लगे बहुत दिमाग लग रहा है। बट अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे और सोचोगे कर लेंगे तो नहीं होगा, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। बस आपको सुनना है, ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स देने सुनने में समझने में, क्लास में काम खत्म। अब हम आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। मैंने बोला आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या था, वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, ये जो मैंने बोला नॉट फॉर एग्जाम है, लिखवा भी दिया था यहाँ पे, नॉट फॉर एग्जाम। दूसरा तरीका था इंटीग्रेशन वाली टेक्निक, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और तीसरा था डायग्राम, इंपॉर्टेंट एरिया बेस्ड मेथड, ये आपने अच्छे से कर लिया, और आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। हमने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए जी, सेकेंड इंटीग्रेशन वाला मेथड, इसको समझते हैं। देखो ये मेथड थोड़ा अलग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लेनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो कैसे लेनी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि आपको लिमिट्स लेना आ जाए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन मेथड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जैसे कि आपको लिमिट लेना आ जाए। सुनिएगा, पहले तो इंटीग्रेशन मेथड बोलता क्या है, ये बोलता है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो अपने फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, जो आपको प्रोबेबिलिटी निकाल करके देगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना, एफ एक्स आपको क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बोलता है अगर आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी, आपको जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, काम खत्म, इजी है। बट यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट्स लेनी है, लिमिट्स लेनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। आपकी लिमिट पर आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी। जैसे कि हम अगर एक 50 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, 50 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, तो मिनिमम मार्क्स 0 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 और मीन मार्क्स 25 है। तो अगर मेरे पास लेट से फंक्शन अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी निकालने का, इस सिचुएशन का फंक्शन अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, और अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर मैं लिमिट्स लूँगा कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, वो लिमिट्स हैं। तो अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि बच्चे के 25 से लेकर के 50 के बीच में मार्क्स आए होंगे, तो मैं किस चीज़ की, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए वैसे, 0.5। अरे बात समझ, क्योंकि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5। अगर मैं लिमिट्स ले लूँ, ध्यान से सुनना, 0 to 50, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो आंसर आना चाहिए 1। अरे बात समझ, तो आपको ये समझना है कि लिमिट्स यानी कि किस वैल्यू से लेकर के किस वैल्यू तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये होता है, और उसी की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल करके आती है इंटीग्रेशन के बाद। गॉट इट, समझ आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं 25 लिख देता हूँ और यहाँ पे 0.5 लिख देता हूँ। अब हम एक डाइस का केस ले लेते हैं, ठीक है ना। आप मुझे अलग अलग सिचुएशन में बताना कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी। फंक्शन की जगह पे मैं एफ एक्स ही लिखूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ लिमिट्स कैसे पुट करते हैं ये सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखा रहा कि इंटीग्रेशन करके आंसर कैसे निकाले, वो बात का काम है, ठीक है ना, वो कर लेंगे बाद में। अभी सिर्फ लिमिट्स कैसे पुट करना है सिखा रहा हूँ। सुनिएगा, अगर मैं एक डाइस रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना, और डाइस रोल करने से जो भी आउटकम आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, और मुझे पता है इसको इंटीग्रेट करके मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। अब सुनिएगा, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डाइस रोल करने पे 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर आए, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स क्या लूँगा, 2 और 6। और बताओ 2 या 2 से बड़ा नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नॉर्मली कॉमन सेंस लगा के बताओ, इसको भूल जाओ, क्या होती है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी कि 5/6।
तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और उसमें लिमिट 2 और 6 डालोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। गॉट इट, समझ आया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वही डाइस रोल करने वाला केस चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि डाइस रोल करने पे मेरा जो नंबर है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना, लाइज बिटवीन -2 to 3। डाइस रोल करने पे मैं चाहता हूं कि ये आउटकम आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। तो लिमिट्स क्या पुट करेंगे? डाइस रोल करने पे -2 आ सकता है, नहीं। -1 आ सकता है, नहीं। 0 आ सकता है, नहीं। तो जो सबसे छोटा नंबर आ सकता है इस रेंज में वो 1 है, वो 1 है। और मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो 3 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 2 3, यानी कि 3 फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6, 3/6। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी रेंज दे देगा और ऐसी वैल्यूज एक्स ले ही नहीं सकता होगा। तो आपको याद रखना है इन दैट केस आपको लोअर लिमिट क्या लेनी है? जो एक्स वैल्यूज ले सकता है, जो एक्स वैल्यूज ले सकता है उसकी लोएस्ट वैल्यू। आ रही बात समझ? ठीक है ना। यहाँ पर डाइस के केस में एक्स यानी कि आंसर जो है, नंबर जो है वो -2 आ ही नहीं सकता, तो -2 नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे जो ले सकता है। क्या ले सकता है? सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है? 1, तो 1 लेंगे। और मैक्सिमम लिमिट क्या लेंगे? जो आपकी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, ठीक है ना। 3 है तो 3 ले लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एक और केस ले लो। मैं जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइस रोल किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना, लाइज बिटवीन 5 to -10। 5 to -10 क्यों कह रहा हूँ मैं? -10 थोड़ी ना आएगा। 5 to 10, 5 to 10। तो लोअर लिमिट क्या लूँ? 5 और अपर लिमिट 6। क्यों? क्योंकि डाइस में 6 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। तो 6 के बाद 7 8 9 10 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिमिट यहाँ पर रिक्वायरमेंट में है बट पॉसिबल ही नहीं है। उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी है वैसे भी, तो आप इसलिए उनको कंसिडर नहीं करोगे। तो 5 और 6 ये 2 फेवरेबल आउटकम है, तो 2/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गई बात? तो मैंने अभी आपको लिमिट रखना सीखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई की लिमिट्स क्या ले। अब इंटीग्रेशन आपको आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन अगर आएगा इससे तो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होगा, जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है, इंटीग्रेशन का जो मेथड होगा बहुत इजी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन का फंक्शन आ गया, बहुत इजी आएगा। तो पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। वेरी गुड। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ प्लस सी आता है बट अभी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर है ना लिमिट्स हैं, तो यहाँ पर नहीं आता है इसलिए हम नहीं लिख रहे। आइए जी, x फिर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन नहीं। फिर आपका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। वेरी गुड। x को मॉड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। log ऑफ x। फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है? e पावर x। वेरी गुड। फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x क्या होता है? a पावर x। a पावर x अपॉन log a। याद आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा कुछ रह गया क्या बेसिक वाला फॉर्मूला उसमें? यही है, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूलाज में यही है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। आइए जी, 2 क्वेश्चन है, दोनों करते हैं। पहले 146, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देखो कॉन्टिन्यूस लिखा है यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड बाय। तो देखो मैंने आपको बोला था कि आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है, तो क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? 1/4 ब्रैकेट ओपन 1 - x - 1 होल क्यूब, x - 1
होल क्यूब। और आपकी x क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, आपका x क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, तो हम बोलेंगे x वैल्यूज ले सकता है 1 से लेकर के 3 तक, ये वैल्यूज ले सकता है। आपको मैंने ये भी बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये साइन और ये साइन एक ही बात होती है, ये साइन एक ही बात होती है। तो यहाँ पर है तो लेस देन का साइन, बट हम इमेजिन करेंगे लेस देन इक्वल्स टू का साइन, एक ही बात होती है क्योंकि, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी 0 है अगर अदरवाइज, यानी x की 1 से लेकर के 3 के अलावा कोई और वैल्यू आई अदरवाइज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये x वैल्यूज ले सकता है वो है। और अब आती है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x वैल्यूज लेगा -2 से लेकर के 2 तक, ये तो आप मुझे बताइए, इंटीग्रेट करूंगा मैं अपने फंक्शन को 1/4 x - 1 होल क्यूब, और आपको पता है कि 1/4 को मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। 1/4 को बाहर भी लिख सकता हूँ। लिमिट्स क्या लूँ, लिमिट्स क्या लूँ, अब आप बोलोगे कि सर निकालना तो ये है, बट -2 वैल्यू x ले ही नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है 1, तो 1 लो। मैक्सिमम वैल्यू ले तो 3 सकते हैं, बट हमें प्रोबेबिलिटी 2 तक की चाहिए, तो 2 ये आ जाए, ठीक है ना। इंटीग्रेट करो, आंसर निकाल लो, चेन रूल लगा दे, चेन रूल, इसको x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपने जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट करो, x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया। और इसमें लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 2, ठीक है ना। चलिए जी सॉल्व कर दो। x की जगह पहले 2 डालो, तो 2 - 1 1 की पावर 4 1 अपॉन 3 + 1 इज 4, माइनस का साइन। अब x की जगह 1 डालो, 1 - 1 0, 0 की पावर 4 0, 0/4 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ आ गया, क्लियर है, इजी है, ठीक है ना। देखा जाए तो इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ अब एक चीज सीखनी है कि लिमिट्स कैसे पुट करनी है, लिमिट्स कैसे पुट करनी है, समझ आ गया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्लियर है। और लिमिट्स क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसमें लोएस्ट एक्स क्या वैल्यू ले सकता है वो, और अपर लिमिट क्या होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हाईएस्ट एक्स कौन सी वैल्यू ले सकता है वो, ठीक है ना। तो आपकी रिक्वायरमेंट है x मिनिमम वैल्यू 2 ले, बट हमने देखा कि x मिनिमम वैल्यू 2 ले ही नहीं सकता, वो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है 1 या 1 से ज़्यादा नहीं 1, तो हमने लोअर लिमिट ली 1। हमारी रिक्वायरमेंट है कि x मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ले 2, कि x 2 वैल्यू ले सकता है, हमने देखा ले सकता है, तो हमने 2 एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 to 2 आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट थी, आपने आंसर निकाल लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद करना क्या होता है याद है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में पहले अपर लिमिट डालो x की जगह, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट डालो x की जगह, यही होता है, वही हमने कर दिया, ठीक है ना। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये सब चीज़ें आती होंगी। आइए 147, दो ही वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन वाले मेथड से जो आ सकते हैं, एक वैरायटी हमने कर ली, एक वैरायटी अब पेंडिंग है। क्या है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, डेंसिटी का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, गिवन बाय, तो आपका फंक्शन इस केस में जो है f(x) वो क्या है, वो है a ब्रैकेट ओपन 2x - x², 2x - x², ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x जो वैल्यूज ले सकता है वो क्या है, 0 से लेकर के 2 तक, x जो वैल्यूज ले सकता है वो है 0 से लेकर के 2 तक। और आपको निकालना है, अच्छा इसके अलावा x कोई और वैल्यू लेगा, यानी 0 से कम लेगा या 2 से ज़्यादा लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना, अदरवाइज 0 का ये मतलब होता है। आपको निकालना है इसमें ये जो a है इसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, देखा आपने, पिछले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू निकालनी है। तो दो वैरायटी के क्वेश्चन है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि लोअर लिमिट क्या ले, अपर लिमिट क्या ले। बट अगर ऐसे किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने को आता है तो यहाँ पे आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के लिए दिमाग नहीं लगाना। क्यों, आपको पता है कि जो एक सबसे छोटी वैल्यू ले सकता है और जो एक सबसे बड़ी वैल्यू ले सकता है,
अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करके इंटीग्रेट करता हूं अपने फंक्शन को तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। देखा था थोड़ी देर पहले ऊपर जब हमने एरिया बेस्ड मेथड के अंदर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 50 डाली थी, तो मैंने क्या बोला था कि 0 से लेकर के 50 डालोगे और इंटीग्रेट करोगे फंक्शन को तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 1 लिखा था, वही चीज़ है, ठीक है ना, वही चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर अगर एक सबसे छोटी वैल्यू 0 ले सकता है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 ले सकता है, तो आपके फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आंसर जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे डाइस रोल करने वाले एग्जाम्पल पर अगर हम आए, डाइस रोल करने वाला चौथा और केस ले लें। अगर मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस रोल करने पर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आएगा, तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि डाइस रोल करने पे यही कोई एक नंबर आएगा, इसके अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, आइए जी कैसे करना है इंटीग्रेट। ए आपका कोएफिशिएंट है तो उसको तो बाहर लिख दो, और अब आप इंटीग्रेट करो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 के साथ 2x माइनस एक्स स्क्वायर को। क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ, 2x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x की पावर क्या है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2 माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 क्या होगा 3 है 3, और इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 1। अब क्या करें बताइए, यहाँ पे 0 यहाँ पर 2, तो आइए जी पहले अपर लिमिट 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 तो कट गया तो आ गया 4 माइनस 2 का क्यूब 8/3, 8/3, ये हमने पहले अपर लिमिट पुट किया, अब लगाया माइनस का साइन, अब करेंगे लोअर लिमिट पुट, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 0 इक्वल्स टू 1। आइए जी आंसर आ चुका है हमारा 12 माइनस 8 4/3, तो 4/3a इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। खत्म। आपकी बुक में ऑप्शन होगा शायद 3/4, कौन सा वाला है, दूसरा वाला। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इनमें से कोई एक कैटेगरी का होगा, या तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी या आपको किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी। अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो आपकी इक्वल्स टू की अपोजिट साइड क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है ना, और लिमिट्स क्या डालोगे, x जो सबसे छोटी वैल्यू ले सकता है वो और x जो सबसे बड़ी वैल्यू ले सकता है वो, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी आपने ऑलरेडी लिखी हुई है 1, ठीक है, और फिर आप अपने कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लोगे। और अगर प्रोबेबिलिटी निकालने का आएगा तो ऐसे करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने का आया तो ऐसे करना है। चलिए जी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। अगर आपको 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करना है तो कर लो। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई कराता हूँ, ये वाला जो बड़ा वाला फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। अब आप मुझे कंपेयर करके बताओ क्वेश्चन में जो गिवन है फॉर्मूला और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इसमें, कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन क्या क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और मीन क्या है। तो आप बोलते हैं 2 पाई के बाहर जो लिखा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया 4, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से कंपेयर कर रहे हो तो आपको ठीक से कंपैरिजन करना है, क्यों, यहाँ पे 32 है बट यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो 2 इंटू 16 लिख सकते हो, 2 इंटू 16। अब 16 जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, ब्रैकेट के अंदर बिलोंग करता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर आएगा तो 4 आएगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 जब आप 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना, तो आप यहाँ से कंपेयर करो कि 2 पाई के बाहर जो होता है रूट ऑफ 2 पाई के बाहर जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 4 आ गया, और मीन क्या आ गया 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 10 प्लस 4 14, 10 माइनस 4 6, तो 6 और 14 आपका आंसर आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बट आपको ये समझना है कि फॉर्मूला
से रिलेटेड तो क्वेश्चन है, बट आपको इसको सॉल्व नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसलिए मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं आता, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ कंपैरिजन करके दो चीज़ों आइडेंटिफाई करनी है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर निकाल देना है। और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी ना, याद रखना उसमें हमेशा कोई ऐसी चीज़ पूछी जाएगी जिसमें दो चीज़ों का यूज होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और भी कराता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। ये तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। देखो आप बी तो काट दोगे क्योंकि बी में एक्स की रेंज गलत है, 0 टू इन्फिनिटी, जबकि -∞ टू +∞ होता है। और यहाँ पे 1/π बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक गलती यहाँ पर है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर होता है, यहाँ पे बाहर है। आइए जी, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। वन 162 163 दोनों करेंगे। जल्दी बता दो देख करके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और मीन क्या है। 4 और 10, ठीक है ना, ये रहा 4 और ये रहा 10। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। बताओ जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4, अरिथमेटिक मीन क्या है 10 इनटू 100, आंसर क्या आ जाएगा 40%। इजी, ऑलमोस्ट फ्री के एक नंबर ही है देखा जाए तो, और आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है। अगला बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले आप मुझे ये बताओ कि म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। म्यू तो 10 है, दिख रहा है साफ साफ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ पे 1 आता है, बट यहाँ पे 72 लिखा है, तो 72 को 2 इंटू 36 लिखोगे, और 36 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 6 हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो आप ये बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। और यहाँ पर देखो, अगर आपका नीचे 2π होता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बट यहाँ पे क्या लिखा है 72π, तो आप मुझे बताइए 72 को 2 इंटू 36π लिख सकते हो। अब अगर 36 के बाहर जाएगा, रूट के बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। समझ आए, तो आपका देखो 2π आ गया ब्रैकेट के वो रूट साइन के अंदर और बाहर आ गया 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 6 है। आइए जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से ही डिराइव करो, नीचे से ऊपर आप थोड़ा -1/2 में यहाँ पे 2 होता है, कुछ और नंबर लिखा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप 1 ले लोगे गलती से, नीचे से लो। एंड मीन हमेशा गिवन होता है, x माइनस जो भी हो रहा होगा मीन होगा। अब बताइए फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी थी म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 में यही साइन प्लस हो जाता है। बताइए आंसर क्या आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.675 करोगे, जो भी आंसर आएगा उस पर 10 में वो आंसर माइनस कर देना। तो ये तो आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.675 4.05, और 10 माइनस 4.05 करोगे तो 5.95 आएगा। समझ आ गई बात। इजी है ये वाले क्वेश्चंस, मुश्किल तो नहीं है। आइए जी, और एक दो वैरायटी के क्वेश्चंस करा दूं क्या, चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है φ1 का क्या मतलब होता है, z की वैल्यू -∞ से लेकर के, ठीक है ना, -∞ से लेकर के z1 तक की वैल्यू को हम बोलते हैं φ1। अब आपको पता है -∞ से लेकर के z0 तक की वैल्यू 0.5 होती है, 0.5 होती है, और 0 से लेकर के 1 तक की z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.3413, और आपको याद भी हो गई होगी, लास्ट क्लास में याद कर ली थी। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8413। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको φ1 गिवन है, φ2 गिवन है, तो आप इसमें 0.5 माइनस कर दो, तो आपको z1 या z2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको φ1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, z1 में 0.5 ऐड कर दोगे, उल्टा, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमने कर ही लिया था, डी ऑप्शन था।
ये देखो डेफिनेशन ही लिख दी आपने, ये डेफिनेशन पढ़ी है, कहाँ पढ़ी जल्दी बताओ। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ different values taken by different values and their corresponding probabilities. ठीक है ना, यही कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं एक्स इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ट्रू है। कहाँ पढ़िए डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आखिरी कॉन्सेप्ट था स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहां पे पढ़ा था। हाँ जी 136 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। In normal distribution, as the distance from dash increases, the curve comes closer and closer to the horizontal axis. In normal distribution, as the distance from the mean, median, mode, तीनों होंगे सही, क्योंकि सेंटर पे तो तीनों लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आप तीनों टिक कर दो, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन डी होगा एनी ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आप डी को टिक करना इन दैट केस। द सिंबल फाई ए इंडिकेट्स एरिया ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन, फाई ए का क्या मतलब है 0 to a नहीं, अगर ये लेट से 1 होता तो ये एरिया 0 to 1 का है नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू z इक्वल्स टू 1 तक का है, ठीक है ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू a तक का एरिया होता है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, क्वेश्चन दूर से देखने में आपको लगेगा सर कैसे होगा, बट जब आप पढ़ोगे करोगे हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। बताओ 144 द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, fx is equals to probability of x less than equals to x, probability of x less than x, probability of x more than equals to x, probability of x equals to x. The cumulative distribution function of a random variable x is given by, आखिरी वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, याद है। तो ये तो नहीं होगा, ये तीनों साइन पॉसिबल है, क्या होगा ए बी सी, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, क्वेश्चन तो समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है समझो ना, उसमें x लेस देन, जैसे यहाँ पे लेट से 25 है तो x लेस देन इक्वल्स टू 30 भी पूछ सकते हैं, x मोर देन 30 भी पूछ सकता है, x लेस देन इक्वल्स टू या मोर देन इक्वल्स टू या मोर देन, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, 30 20 10 कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता। इसका आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों ठीक है इसमें, या डी ऑप्शन को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हो ऑल ऑफ द अबव, वो भी ठीक हो जाएगा। अगला बताइए, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे बता दो, 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या हो जाएगा सी। गॉट इट। आइए, द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन टाइम, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ करना नहीं। द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.2, ये ऑप्शन। यानी कि इस क्वेश्चन में ये सिर्फ कंफ्यूज करने को गिवन है, इसका कोई यूज नहीं है।
आप याद रखना, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन या क्वार्टाइल डिवीजन, कोई भी एक चीज़ पूछी जाए और इन तीनों में से कोई एक चीज़ गिवन हो, तो आपको हमेशा ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं जो होते हैं MDQ DFT का, जो रिलेशनशिप वाले फॉर्मूलेज होते हैं यूज़ करने हैं, आपको आंसर निकालना है। बाकी क्वेश्चन में और चीज़ें गिवन है उनको इग्नोर करना है, वो किसी काम की नहीं होती। इफ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 50 एंड वेरिएंस 100, वेरिएंस 100 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 60, तो आप कर लोगे, ठीक है ना। 5 1 की वैल्यू गिवन है, यानी z1 की वैल्यू क्या हो गई 0.3413, निकाल लेना, आ जाएगा आंसर आपका, इजी है। बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। वन 157 ट्राई करो। The mean of a normal distribution is 500 and 16% of the values are greater than 600. What is the standard deviation of the distribution? The mean of a normal distribution is 500, तो ये आ गया मीन 500। 16% of the values are more than 600, क्या इसका यही मतलब है कि ये एरिया 16% है, 600 से ज़्यादा वाला एरिया 16% है, ठीक है ना। अगर ये एरिया 16% है तो ये एरिया कितना होगा 34%। z की वैल्यू 0.34 कब होती है, जब z की वैल्यू z1 की वैल्यू 0.3413 होती है ना, तो अगर ये 0.34 है तो यहाँ पे z क्या होगा 1 होगा। z0 to 1 की वैल्यू 0.3413 होती है, तो अगर ये 0.34 आ रहा है तो यहाँ पे z क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बताओ z का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 100, बी ऑप्शन। समझ आया क्वेश्चन? आ गया? ये भी कर लो, एक आखिरी क्वेश्चन, बाकी आप कर लोगे क्योंकि सब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। ये भी कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कर लिया था, ट्राई करो, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्या आ रहा है, कराऊं? मुश्किल लग रहा है? ये आपका बना दिया मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहाँ पे होता है म्यू और यहाँ पे z होता है 0। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर इज नोन टू बी नॉर्मल विथ मीन 500, तो मीन तो हो गया आपका 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया 100, ठीक है जी। इफ द वेजेस ऑफ 100 वर्कर इन अ ग्रुप आर लेस देन 430, बताओ जी 430 कहाँ आएगा, इधर, यहाँ पे आपको पहले तो z निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ये एरिया कितना परसेंट है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि इस एरिया में कितने वर्कर्स हैं 430,
ठीक है, 430 वर्कर इस एरिया में हैं, इस अम्ब्रेला के, इस फैक्ट्री के अम्ब्रेला के अंदर इस एरिया में 430 वर्कर काम करते हैं, और इस एरिया में वो वर्कर है जिनकी सैलरी 430 से कम है। 100 वर्कर्स, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, 430 में यहाँ पे 100 आएगा। 100 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 430 से कम है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ग्रुप, तो इस पूरे फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स हैं आपको निकालना है। अब मुझे बताइए z की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0.7। z निकलता कैसे, अगर भूल गए हो तो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 70/100.7 होता है। अब आप मुझे बताओ जल्दी पीछे z टेबल में देख करके z.7 की वैल्यू क्या है, 0.2580। वेरी गुड। अगर ये 2.2580 है तो ये कितना होगा, 242, यानी कि 24.2% वर्कर किसके बराबर है, 100 वर्कर के बराबर है। तो 100% वर्कर कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 24.2% वर्कर 100 बनते हैं तो 100% वर्कर कितने बनेंगे, आ गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 24.2, परसेंट तो अभी मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो 10 बार अपॉन 24.2 आ गया आंसर। आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, 413 ही आ गया। समझ आ गया, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। बस खत्म भाई चैप्टर पूरा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नाम सुन के ऐसा लग रहा था सबको कि होगा क्या, थ्योरी थ्योरेटिकल, बट निकला क्या, प्रैक्टिकल। ये आप कर लोगे। बताओ जी मीन डेविएशन क्वाड्रेंट डेविएशन के बीच क्या रिश्ता होता है, क्वाड्रेंट डेविएशन छोटा होता है, मीन डेविएशन बड़ा होता है, तो मीन डेविएशन को छोटा करने के लिए हम 5/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ द क्वाड्रेंट डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 4.5, या फिर हम क्वाड्रेंट डेविएशन को 6/5, अगर 5/6 ले जाएंगे इधर तो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट डेविएशन के बिना 4.05 और आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो क्या जाएगा 4.05 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, 4.86, 4.80। इसको 6 कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा डी ऑप्शन को 4.86 कर लेना, ये राउंड ऑफ करके। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जी, इंपॉर्टेंट। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन about median of a normal distribution are 13.25 and 8 respectively, then mode of the distribution is। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। आपको मोड निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो मोड निकालना जरूरी है, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना है, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल लो, एक ही बात है। आपको क्या लग रहा है क्या निकाला जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन से, मीन मीडियन मोड में निकाल के देखो, तो मुझे तो नहीं लगता निकल सकता मीन, मुझे सिर्फ मीडियन निकलता हुआ दिख रहा है। आप मीन डिवीजन से क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, क्या होता है क्वार्टाइल डिवीजन, 5/6 इंटू मीन डिवीजन, तो 5/6 इंटू 8 क्या होता है 40/6, 40/6 कितना होता है 20/3। क्लियर है। अगर आपके पास क्वाड्रेंट डिवीजन है और आपके पास Q1 भी है तो आप Q3 निकाल सकते हो, और अगर आपके पास Q1 भी हो Q3 भी है तो आप मीडियन निकाल सकते हो। हो गया काम, हाँ हो गया, आ गया मीडियन, आ गया मोड निकाल लेता, मीडियन निकाल लो, बात तो एक ही है। 167 दोबारा बता देता हूँ, सबको समझ नहीं आया होगा क्योंकि पिछले चैप्टर्स के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं काफ़ी सारे।
167 आपको फाइंड करना है मोड, बट आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप मीडियन निकाल लोगे तब भी काम चल जाएगा, मीन निकालोगे तब भी काम चल जाएगा। हमें दिख रहा है कि हम मीडियन निकाल सकते हैं क्योंकि मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, और हमें Q1 और Q3 में Q1 गिवन है, Q3 नहीं गिवन, बट Q3 हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। यही होता है या कुछ और होता है? नहीं होता, ये नलायको Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। याद रखना क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी क्यों है? क्योंकि अपॉन 2 है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है ना। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब क्वार्टाइल डिवीजन हमें पता है कैसे निकलता है, 5/6 इंटू मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 8। तो अगर हम 5/6 इंटू 8 करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 40/6 यानी कि 20/3। और अगर मैं 20/3 क्वार्टाइल डिवीजन के फॉर्मूले में डालता हूँ, Q3 हमें नहीं पता, Q1 पता है। Q1 कितना है, कितना है क्वेश्चन में Q1? 13.25, 13.25 अपॉन 2। बताओ जी Q3 क्या आएगा? 20 इंटू 2 40 इज इक्वल्स टू 3 Q3 माइनस 13 इंटू 3 होता है 39, और 3 इंटू 0.25 होता है 0.75, तो 39.75। 39.75 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 79.75 इज इक्वल्स टू 3 Q3। तो बच्चों Q3 क्या आ जाएगा? 26.58। वेरी गुड। अब आप निकाल लो मीडियन, क्या होगा? Q1 यानी कि 13.25 प्लस Q3 यानी कि 26.58 अपॉन 2, 19.915। नियरेस्ट ऑप्शन देख लेना, मार्क कर देना। प्रॉपर्टीज में फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सब पहले मीन डेविएशन का कर देंगे जो 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएगा? सब मीन डेविएशन दे रखा है ना, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। हाँ, फिर सर उसे अप्लाई करते हैं Q1 में जो। अच्छा, हाँ हाँ कर सकते हो, वेरी गुड, कर सकते हो। आप ये बोल रहे हो कि सर Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू, बट म्यू, हाँ म्यू निकालोगे तो मीडियन निकाल जाएगा, ठीक है। म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? Q1 गिवन है कितना? 13.25। म्यू यानी कि मीडियन निकल जाएगा आपका, क्योंकि म्यू मीन मीडियन मोड 3 होता है। 6 and 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है QD, नहीं सॉरी कुछ और गिवन था, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना है 8, और मीन डेविएशन का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। कैसे बताइए? मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर नहीं होते, क्या करना पड़ता है? 2 3 4 5, ठीक है ना। 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन करना पड़ता है। मीन डेविएशन कितना है 8, इंटू 5/4 करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40/4 यानी कि 10, इंटू 10 कर दो, निकाल लो कितना आ जाएगा 6.75। तो 13.25 प्लस 6.75 इज इक्वल्स टू म्यू, कितना आ गया 20, पूरा ही आ गया इस बार। समझ आ गया? ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है। Q1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 13.25 इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.675 इंटू, हमने यहाँ से निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10 पुट करके हमारा म्यू यानी कि मीन मीडियन मोड आ गया।
गुड गुड गुड, बस खत्म भाई। कोई और क्वेश्चन लग रहा है आपको, बता दो मुझे, जो आपको देख करके लग रहा है सर ये नहीं होगा। अरे एक ये क्वेश्चन है, एक आप कर नहीं पाओगे, ये अभी हमने कुछ पार्ट बच गया इस चैप्टर का, अच्छा देख लिया मैंने। आपको आखिरी पार्ट, एकदम आखिरी पेज पर आ जाओ, एकदम आखिरी पेज पर सम अदर पॉइंट्स दिखेंगे, ये करना है हमें। सम अदर पॉइंट में पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि फाइव वन फाइव टू का इन सबका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे फाइव वन का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू वन, फाइव टू मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू टू, ठीक है, इसको बता दिया। ये है इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स then the distribution of x plus y is a normal distribution, and if x plus y are two independent normal variables with mean a and b and standard deviation as x and y, then the normal distribution x plus y is distributed with mean a plus b and standard deviation as root of x square plus y square। ऐसे तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर दूसरा वाला क्या कहना चाह रहा है, लेट से आपके मैथ के मार्क हैं और आपके अकाउंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी इग्नोर करते, छोड़ो। बच्चों ने मैथ के मार्क दिए, मैथ में बच्चों के 10, 15, 20, 25 और 30 है, और अकाउंट्स में बच्चों के 12, 24, 36, ठीक है ना, 48 और 60 है लेट से। अब लेट से मान के चलते हैं कि x डेटा और y डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। x डेटा और y डेटा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके कर्व बनाओगे तो परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा। अब कर्व बनता है फ्रीक्वेंसी से, तो इसकी भी मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, इसकी भी मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी है और एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनाना है, तो आपको पता है कि जिस ऑर्डर में मैं इंक्रीज करूंगा उसी ऑर्डर में डिक्रीज करनी पड़ेगी, जिस ऑर्डर में मैं इंक्रीज करूंगा उसी ऑर्डर में मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इन दोनों के परफेक्ट बेल शेप कर्व बन जाएंगे। यस और नो, क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो सेकंड वाला है, कि अगर आप x प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, यानी आप मैथ और अकाउंट्स के मार्क्स को ऐड करके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये भी क्या होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है कि इसका भी एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा, इसका भी परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा। ये बात समझ आ गई। अगर आप मैथ्स और अकाउंट्स के मार्क्स को जोड़ दो और उनके बच्चों को भी जोड़ दो, तो आपका कर्व क्या बनेगा, परफेक्ट बेल शेप कर्व ही बनेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। आप ट्राई कर लो, 10 प्लस 12 22, 15 प्लस 24 39, 20 प्लस 36 56, 25 प्लस 48 73, और 30 प्लस 8 90। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड कर दो, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 20 30, 15 प्लस 25 40, 10 प्लस 20 30, 5 प्लस 10 15। तो इसका भी परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा, या फिर नो बनेगा, ठीक है ना। अब ये बात लिखी हुई है उसके अंदर, बट ये मेन क्रक्स नहीं है इस पॉइंट का। मेन क्रक्स क्या है, मेन क्रक्स ये है कि अगर लेट से x डेटा का मीन 10 है और लेट से y डेटा का मीन 20 ले लेते हैं इसको, इसका मीन 20 है और इसका मीन 36 है, तो x प्लस y डेटा का मीन क्या होगा, 56 होगा। इस डेटा का मीन क्या होगा, 56 होगा, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ x डेटा प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ y डेटा विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ x प्लस y डेटा। तो पहली बात क्या बोली कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये पहली बात है। दूसरी बात, मान के चलो इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मान के चलो इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो आप 5 प्लस 6 11 मत कर देना, ठीक है ना। क्या करना है, ध्यान सुना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो x कितना है
5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 36, 25 प्लस 36 61, तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है ये? 7.8 समझ आ गई बात? ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, एग्जाम में बहुत बार, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कैसा होता है क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाऊं। पहले आप ये देख लो, आपको समझ आ गया ए क्या है और बी क्या है, एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ठीक है ना। ए और बी क्या है, एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, और एक्स और वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, अगेन एक्स डिस्ट्रीब्यूशन और वाई डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्स प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन क्या होगा, एक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीन प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ए प्लस बी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई का एक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का स्क्वायर प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का स्क्वायर, और ऐड करो और स्क्वायर रूट निकाल लो। ये क्या हम लोगों ने, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, और सुपर डुपर इजी क्वेश्चन होता है, फ्री के 1 नंबर होते हैं वो, कुछ नहीं करना होता आपको ज़्यादा। कुछ ज़्यादा नहीं करना, देखो ये है, करो। If x and y are independent normal variables with mean 100 and standard deviation with mean 180 respectively and standard deviation 4 and 3 respectively, what is the standard deviation of x plus y? तो standard deviation of x plus y क्या होगा, x के standard deviation का स्क्वायर प्लस y के standard deviation का स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर रूट, कितना जाएगा 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। समझ आ गया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करो, और भी है, ये वाला करो 168। मीन तो देखो चारों में 22 है, क्योंकि मीन निकालना सबसे इजी होता है। एक्स का और वाई का मीन ऐड करो तो एक्स प्लस वाई का मीन निकल जाता है, तो 10 प्लस 12 करोगे 22 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब 3 प्लस 4 करोगे 7 आ जाएगा, बट 7 आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आपको करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो 5 आएगा। अभी अभी हमने निकाला भी था। समझ आ गया? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लेना। आओ जी, और अदर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी भी पढ़ लें। चैप्टर फिनिश है वैसे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एक्सपेक्टेड वैल्यूज ex इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ये वही ex इज इक्वल्स टू सम ऑफ px मल्टीप्लाई बाय x, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है जो हमको पहले से पता है। फोर्थ, एज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस मीन से, मीन कहाँ होता है बेटा, बीच में होता है, जैसे जैसे फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होगा, कर्व कम्स क्लोजर टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वैसे वैसे देखो कर्व कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, द कर्व हैज अ सिंगल पीक, जो कर्व होता है इसकी एक सिंगल पीक होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होता है, मीन मीडियन मोड होता है, तो यहाँ पर एक्स क्या होता है, मीन के बराबर होता है। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर दिस एंड दिस। देखो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उनका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसको हम सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन पे -1 होती है, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन पे +1 होती है। इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, it is a continuous probability distribution where x is -infinity to +infinity, यानी x की वैल्यू -infinity से +infinity कहाँ होती है, continuous probability distribution में होती है। क्योंकि आपको पता है कि discrete probability distribution में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के n तक, ठीक है ना। और continuous में कहाँ से कहाँ तक होती है, -infinity से +infinity तक। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x होता क्या है, सक्सेस रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर x क्या होता है, वेरिएबल। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 पैरामीटर्स, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक म्यू और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y लाइज एट x इक्वल्स टू म्यू। बताओ हाईएस्ट y की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है।
और यहाँ पर x क्या है, म्यू के बराबर है, वही बोल रहा है। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट यानी वैल्यू ऑफ y लाइज एट x इक्वल्स टू म्यू, यानी जहाँ पर मीन मीडियन मोड होता है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। द प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 0, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा x, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना। हमने जो एरिया बेस्ड मेथड पढ़ा था उसका 5वां केस याद है, मैंने बोला था बताओ उसका आंसर क्या होगा, तो आप कुछ बोल रहे थे, बोला 0 होगा, क्योंकि एक कर्व के अंदर अगर आप एक लाइन खींच देते हो, मैं बताओ ये लाइन कितना एरिया कवर कर रही है टोटल कर्व का, तो क्या कितना कर रही है, ऐसी कितनी लाइन्स बन सकते हैं इनफाइनाइट, तो कितना एरिया कवर कर रही है, और ऑलमोस्ट 0। तो इसलिए हम बोलते हैं कि x पे एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और देयर आर टू मेथड्स ऑफ फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डिनेट मेथड एंड एरिया मेथड। ऑर्डिनेट मेथड के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ते हैं, और इसके अंदर दो फॉर्मूलेस होते हैं, एक तो बिग वाला बड़ा वाला और एक इंटीग्रेशन वाला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट मेथड। ऑर्डिनेट मेथड ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है इसको भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है इसको भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। और एरिया मेथड वो है जिसमें हमने लास्ट क्लास में कर्व बना करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे शेड कर करके। अब इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया नहीं ना, फिर अगली में दूसरे के ले लेंगे। चलो बाय, टेक केयर।